तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से पीटीएच जो है वो कैल्शियम का रेगुलेशन करवाता है। कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाने का काम पीटीएच करता है और फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करता है। पीटीएच का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। पीटीएच का किडनी में ही एक और काम होता है, वो होता है कि विटामिन डी जो होता है उसको एक्टिवेट करवाना। कैसे विटामिन D3 एक्टिवेट करवाता है ये आज हम लोग देखते हैं। तो जो विटामिन डी है वो एक्चुअली में हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। तो जब यूवी रेज पड़ती हैं इस पर तो ये ब्लड में रिलीज हो जाता है और ब्लड में भी ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं इनएक्टिव कोलिकैल्सिफेरॉल। इनएक्टिव कोलिकैल्सिफेरॉल या CCF या इनएक्टिव बी विटामिन D3 कुछ भी कह सकते हैं। ये इनएक्टिव ही होता है और ये इनएक्टिव कोलिकैल्सिफेरॉल जो है CCF जो है ये जाता है लीवर में। सबसे पहले जाता है लीवर में जो इनएक्टिव फॉर्म है और यहाँ पर 25 हाइड्रोक्सिलेज जो 25D हाइड्रोक्सिलेज जो होता है उसकी मदद से जो CCF होता है उसमें एक हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो अटैच होता है 25 कार्बन पे, तो इसका नाम पड़ जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पर लीवर में अभी भी ये जो हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है इसको एक्टिवेट नहीं करता, अभी भी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। या तो ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है या ज़रूरत पड़ने पर ब्लड में रिलीज़ हो जाता है और फिर ये जाता है। जब ये ब्लड में रिलीज़ होता है तो इसकी अबाउट हाफ लाइफ रहती है 2 से 5 दिन, और जो स्टोर रहता है तो करीब 3 से 4 महीने तक स्टोर बना रहता है। तो स्टोर तो बना रहता है, लेकिन जब एक बार ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा तो ये 2 या 5 दिन में गायब हो जाएगा। एक्चुअली जब ये बन जाता है काफ़ी अमाउंट में, जो इनएक्टिव 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाता है, अपने आप को एक तरह से ब्लड में जाने से रोक लेता है, यहाँ पर स्टोर करके रख लेता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के साथ में। ओके, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। अब ये ब्लड में आ गया है और ब्लड से होता हुआ ये जाता है किडनी में, और किडनी में पीसीटी में यहाँ प्रेजेंट होता है अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज और अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिवेट होता है पीटीएच की मदद से। तो पीटीएच है वो इसको एक्टिवेट करता है और जो CCF एक हाइड्रोक्साइड जुड़ा है, एक और हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है कार्बन नंबर 1 पर, तो ये हो जाता है 125 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अल्फ़ा 1 हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है या हाइड्रोक्सिलेज है उसको एक्टिवेट करने के लिए पीटीएच की ज़रूरत पड़ गई। तो अभी ये जो विटामिन D3 बना हुआ है ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म विटामिन D3 है। और अभी ये जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की ये ब्लड में रिलीज़ कर दी जाएगी और ब्लड से होते हुए कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन के पास में जाएगी। और इंटेस्टाइन में जो इपीथेलियल सेल्स होती हैं, इंटेस्टाइन में इपीथेलियल सेल्स होती हैं, उनमें जो कैल्शियम पंप्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। जितने भी कैल्शियम पंप्स वगैरह हैं उनको एक्टिवेट करने का काम होता है, ये एक्टिवेट करती हैं उनको। ओके, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। यहाँ पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होने लगता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ इनका और काम होता है, फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन करवाती हैं और एल्कलाइन फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन करवाने लगती हैं। एल्कलाइन फॉस्फेट का भी एब्जॉर्प्शन करवाती हैं। एल्कलाइन फॉस्फेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाना। जैसे कि जो ओस्टियोब्लास्ट होती हैं, ओस्टियोब्लास्ट हैं, ओस्टियोब्लास्ट कोलेजेंस का फॉर्मेशन करती हैं, हमें मालूम है बोन्स में कोलेजेंस बनाती हैं, और कोलेजेंस के साथ साथ ये मिनरलाइजेशन में भी मदद करती है। मिनरलाइजेशन में एक्चुअली में कैसे मदद करती हैं, ये प्रोटियोग्लाइकेंस रिलीज़ करती हैं, सॉरी एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ करती हैं। और जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है एक एल्कलाइन मीडियम बना देता है, कोलेजन के आसपास एक एल्कलाइन मीडियम बना देता है। और ये एल्कलाइन मीडियम बनाने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एल्कलाइन मीडियम में ही डिपॉजिट होता है, जहाँ पर एल्कलाइन नेचर होगा वहाँ पर ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो ये जो बोन है, बोन में एल्कलाइन मीडियम बनाता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज रिलीज़ करके ओस्टियोब्लास्ट रिलीज़ करती हैं और कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ाती हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ओस्टियोब्लास्ट का इसमें, मिनरलाइजेशन में, और ओस्टियोसाइट्स का, ओस्टियोब्लास्ट का। और फिर विटामिन डी जो D3 होता है एक्टिवेट फॉर्म, वो भी मदद करता है, और कैल्सिटोनिन भी मदद करता है इसमें। ओके, तो ये था हमारा कि किस तरह से पीटीएच जो है वो रेगुलेशन करवाता है। यहाँ पर तो इनडायरेक्टली रेगुलेट कर रहा है, इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन करवा रहा है कैल्शियम का बाय द हेल्प ऑफ विटामिन D3।
D3 को एक्टिवेट करके एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं। बाकी हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। तो PTH का काम होता है कि ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करना, रैपिड रिजॉर्प्शन करवाना और स्लो रिजॉर्प्शन करवाना बाय द हेल्प ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होती हैं, कई सारे साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करती हैं, और ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन को डिग्रेडेट करता है और कैल्शियम को रिलीज करता है ब्लड में। एक काम हो गया PTH का। दूसरा काम होता है कि जो किडनी है उसमें कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना और फॉस्फेट को वापस आने से रोकना। तीसरा काम क्या होता है, विटामिन D3 को एक्टिवेट करना। इनएक्टिव फॉर्म विटामिन D3 की है, उसको इनएक्टिव फॉर्म है जो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से PTH रेगुलेट करता है कैल्शियम को। थैंक यू।